नमस्कार, राधे राधे। तो आज अभी हमारे सामने मिस्टर अभिषेक चौहान जी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सर ने बीटेक किया। आफ्टर दैट इन्होंने एमए साइकोलॉजी किया। आफ्टर दैट रिसेंटली ये पीएचडी कर रहे हैं और सब्जेक्ट भी साइकोलॉजी है। तो मनोविज्ञान से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आज के डेट में लोगों का मनोविज्ञान कैसा है, वो किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, सर की ही ज़िंदगी से उठाएंगे और आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि आदमी का जो साइकोलॉजी होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो कैसे काम करता है। तो अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम में पहले नहीं होता था, आदमी बड़ा फोकस्ड होता था कि बीए करना है, एमए करना है, इसके बाद जो भी बीएड करना है, इसके बाद शिक्षा का क्षेत्र है। आज के टाइम में बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो बीटेक करते हैं, इसके बाद शायर बन जाते हैं वो। और ज़्यादातर मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में ही देखता हूँ कि लोग अपने कैरियर को ड्रास्टिकली चेंज करते हैं। बीटेक करने वाला बिजनेसमैन बन जाता है। और आपने भी बीटेक करने के बाद साइकोलॉजी में आगे अपने आप को देखा, ऐसा क्यों? बीटेक करने वाले लड़कों को मैं ये भी देखा हूँ कि वो साधु बन जाते हैं, जैसा कि आईआईटी बाबा अभी ये सारा प्रकरण चल रहा था। तो मतलब ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले इतने डाइवर्स नेचर के कैसे हो जाते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बैकग्राउंड। है ना। हाँ। देखिए, एक मेरे अनुसार ऐसा कुछ होना पॉसिबिलिटी नहीं है। और जहाँ तक चेंजेस की बात है, हम्म। तो एक इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट या फिर कोई करने वाला ऐसा कोई पर्सन है, वो अपने और अपने आसपास के दायरे में रहने वाले पब्लिकली सभी उन चीज़ों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना चाहिए वो अपने आप को एवरग्रीन मानता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे एक चीज़ें विस्तृत हो चुकी होती है जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटर होता है, तो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि अलग अलग ट्रेड होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कमर्शियल, उसमें एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सबका एक अलग अलग एजेंडा होता है। सपोज मैकेनिकल को कहते हैं कि वाइट कॉलर, हम्म। इलेक्ट्रिकल को बोलते हैं एवरग्रीन। आपका इंजीनियरिंग किस जैसे स्पेस? मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो मैंने एरोनॉटिकल ट्रेड चुनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैकेनिकल में जाना था। अच्छा, अभी चलिए, मैकेनिकल में जाना था, आपने इंजीनियरिंग किया, आफ्टर तो दैट ट्रेड हाँ, को चेंज किया आपने, ठीक। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो शादी है, सर की शादी हो चुकी है, तो वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मैंने जनरली ऐसा कुछ ओकेशनली किसी से तो देखा सुना ऐसा कुछ था नहीं लाइफ सर्कल में। तो जो भी चीज़ें होती हैं इंस्टेंटली होती हैं, और स्वागत किया मैंने उन सारी चीज़ों का जो रिस्पेक्टली मेरे लाइफ में आते गए, और बेझिझक उन पे मैं चलता गया ये सोच करके कि आगे जैसा हो रहा है क्लियरिटी है। आप जितना पॉजिटिवली रहेंगे सारी चीज़ें उतनी ही पॉजिटिवली रहेंगी। और बेसिकली एक थिंक ये भी थी कि अगर आप कंटिन्यूसली एक वे पे आप चल रहे हैं, अब आपको कहीं रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ठहराव आता है तो ये आपकी तरफ से नहीं होगा। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो भी जाता है तो ये हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें जानने का, वजह जानने का, और सभी चीज़ों का एक ख़ास वजह होता है, रीज़न होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिना रीज़न की कोई चीज़ होती नहीं है। और नहीं, मेरा जो मेन मुद्दा था वो ये था, लव मैरिज या अरेंज अच्छा, मैरिज। अच्छा, अच्छा, जी। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा नहीं। हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ। ठीक है, पहले से एक इरादा था कि जो भी चीज़ें करनी है सेल्फ सेल्फ डिपेंडेबल पे करनी है। तो
हमने ऐसा कोई चॉइस नहीं रखा किसी के पीछे जाने की। और जैसे कि नहीं, मैंने प्रश्न पहले प्रश्न बताया, प्रश्न प्रश्न सिर्फ अभिषेक सर आपसे इतना है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैंने किया है सर लव विथ अरेंज। लव विथ अरेंज, ठीक ओके। ठीक ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि सर की जो मैडम है इस समय थाना इंचार्ज दैट इज़ TI हैं। आप समझते होंगे कि जो एक थाने का जो प्रभारी होता है वो पूरा प्रभारी का प्रकरण पूरा का पूरा एक थाना इंचार्ज के ऊपर होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ढेर सारी उनके ऊपर होती हैं। कितने चैलेंजेस होते हैं एक थाना इंचार्ज TI के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में। एडजस्ट करने क्योंकि में क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि एक TI की जो जॉब होती है वो 24 घंटे की जॉब होती है, तो फिर कितना चैलेंजिंग उनके लिए होगा, मतलब हस्बैंड के साथ चीज़ों को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, कितने चैलेंजेस होते हैं। आपका क्या सपोर्ट चैलेंजेस रहता है? देखिए, एक जो उनका प्रोफेशन है उनके अकॉर्डिंग अगर वो चैलेंजेस है, अगर अगर ये चीज़ें अगर वो मानती तो इन चीज़ों को इतना आगे डिनोट डाइवर्ट नहीं कर पाती अगर चैलेंज मानती तो। और सारी चीज़ें कहना चाहिए कि एक पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं अकॉर्डिंग टू जितने भी फीमेल पर्सन हैं जिनका किसी सेक्टर्स में जॉब है, तो उसके तहत देखा जाए तो चैलेंजिंग है नहीं, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें भी करनी हैं जो नॉर्मल पर्सन फीमेल ऐसा करती हैं, और साथ में वर्किंग वुमेन भी करती हैं। चैलेंजिंग रहता भी है, लेकिन वो उनको पर्टिकुलरली डिवाइड करके रखती हैं कि हमको अपना एक टाइम यहाँ देना है, एक टाइम पे यहाँ देना है, और बाकी जो रिमाइनिंग टाइम है एक लिमिटेशन के साथ में सबके साथ में क्लियरली बांटना है। आपका रोल क्या रहता है, मतलब आप कैसे मैडम को हेल्प करते हैं, या फिर हेल्पिंग के अगर हेल्पिंग के बारे में बात हो रही है तो हेल्प तो ज़्यादातर देना या ना देना ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को भी खुद फोकस्ड है। और हेल्प की बात आती है तो सिर्फ नॉर्मली घर के चीज़ों में हाथ बटाना, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेटिव है जिसको आप बिना बोले समझ सकते हो, कि आपको ऐसा लगता है कि पूरे होल टाइम में आप वर्किंग कर रहे हैं और थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम है तो आप उनको थोड़ा सा गैप दे दो। कभी एक ठीक है। ऐसा मोमेंट आया कि वो अपने किसी एक्ट से आपको रियलाइज़ कराई हो कि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, या फिर आपसे ज़्यादा पैसे अर्न करती हैं? मतलब जो एक मेल फीमेल में डोमिनेंसी शो करने की होती है कि जो मेल भी जो जॉब करते हैं वो अपने वाइफ को कहीं ना कहीं ये जताते हैं कि मैं पैसे अर्न करता हूँ। तो मुझे ये जानना है कि क्या एक जो वाइफ होती है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, क्या वो भी अपने हस्बैंड को कभी ऐसा रियलाइज़ कराती है दैट आई एम अर्निंग मच देन यू? मच नहीं, एज कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत कम होती है। आपको कई नहीं, सारे ऐसे मतलब उदाहरण देखिए मिल अभिषेक जी, जाएंगे। मैं आपसे जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि अनबायस्ड होके, जैसे अगर मेरी भी नहीं अगर नहीं, इसमें कोई गर्लफ्रेंड। बायस्ड वाली बात नहीं है नॉर्मली। हाँ। ठीक है, इसमें कोई बायस्ड वाली बात नहीं है कि अगर आपको अगर ऐसा फील आता भी है कभी ऐसा तो लगा हो? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये मतलब। सिंपल सी चीज़ है। ये एक साइड से उठती है दूसरे साइड पे ख़त्म हो जाती है। हाँ। ठीक है। नहीं, कभी ऐसा मोमेंट आया कि नहीं? जैसे इसका एक तो जवाब ये होता है हाँ या ना। कभी ऐसा आया कि आपको हाँ लगा या कि ना ऐसा? में फिर चीज़ें डिस्क्राइबेबल नहीं, नहीं फिर रह तो जाती। अगला क्वेश्चन आएगा ना आपके ऊपर, तो मैं पहले ये चीज़ पूछ देखिए, रहा हूँ, कभी ऐसा आप चीज़ें एक साइड मतलब उनके अगेंस्ट में ना जा कर के आप उनके सिमिलैरिटी में आप कहेंगे तो ओके ठीक है, हाँ ठीक है। अगेंस्ट में बोलेंगे तो अब देखा जाए तो आप उसमें सिचुएशनल इंक्लूड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा कि हाँ है और ना भी है। आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? एक लड़का जो लाइफ में आगे बढ़ने जा रहा है और सामने वाली जो लड़की है उससे
ज़्यादा अर्न करती है या फिर 2 गुना अर्न करती है, 4 गुना या 10 गुना अर्न करती है। तो एक आदमी अगर शादी करने जा रहा है तो वो क्या करे, मतलब सेम जिस जॉब में वो है उस जॉब में लड़की है तो जॉब करे, या अपने से कम पैसे वाली लड़की से जॉब करे, या जो जॉब न करती हो लड़की उससे करे, या फिर एक लड़का शादी करते समय क्या चीज़ देखे, अपने से बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई लड़की से जॉब करना क्या उचित है? इक्वलाइजेशन देखा इक्वल। जाता है। हम्म। ठीक है, वो ज़्यादा सबसे पहले आप यही देखोगे कि इक्वलिटी किन चीज़ों में है और सिमिलरिटी किन चीज़ों में ज़्यादा जजमेंट के तौर पे होती है। आप ये देखोगे कि अर्निंग में कमी है कि लड़का ज़्यादा कमाता है या लड़की कम कमाती है, जस्ट अपोजिट इसके कि अगर लड़की ज़्यादा कमाती है और लड़का कम कमाती है तो ये चीज़ें उन दोनों के इमोशनल इंटेंस में नहीं दिखाई देती है, ये फैमिली बैकग्राउंड्स में दिखाई देती है। अपोजिट अगेंस्ट जो दो फैमिली उनसे कनेक्ट होती है उन पे दिखाई देती है। वहाँ से चीज़ें कहीं ना कहीं आकर के आगे पीछे इस रिलेशंस में मंडराते रहती है। देखा जाए तो रियलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये चीज़ें पर्टिकुलर आप बैकग्राउंड में लेके चलते हैं इनर सेल कि आप अपने वर्तमान जो लाइफ साइकिल है उसमें आपको किसी भी तरीके से डिफ़िकल्टी नहीं होती है। एक जैसे एक बात कही जाती है कि एक कमासुत लड़का जो होता है जो अपने पैरों पे खड़ा है वो लड़का एक अनजॉब लड़की से शादी ब्याह कर लेता है, उसको खुश भी रखता है। लेकिन हमारे समाज में कहा जाता है कि एक जो काबिल लड़की होती है वो कभी भी नाकाबिल या फिर अगर उससे कम पोस्ट पे है वो तो उसके साथ रहना पसंद नहीं करती या फिर नहीं रहती। ये चीज़ हमारे परिवेश में कहा जाता है। इसको आप कितना सच मानते हैं? मतलब ऐसा वाकई होता है कि लड़का मतलब थोड़ा लो लड़की रहेगी तो उसके साथ एडजस्ट कर लेता है? लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये थोड़ी सी बात बताने की कोशिश की थी कि एक जो फीमेल पर्सन होती है वो ये चॉइस करती है कि अगर मैं कुछ और तरीके से या फिर किसी और सिचुएशनल या फिर कंडीशन में आगे जाना चाहूँ तो मैं आगे और किन चीज़ों को उतने अच्छे से कर सकती हूँ। ये उनके जॉब साइकिल से भी लाइफ साइकिल से एज अ लाइफ पार्टनर्स के भी डिपेंडेबल होता है। ठीक है, वो चॉइस है उनका कि अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा सा रियलिस्टिक होना है, आगे जाना है और इन चीज़ों को साइड करके मैं थोड़ा सा जज करती हूँ किसी को, तो वो चॉइस उसके ऊपर डिपेंडेबल है। ये कि वो किन चीज़ों को रियल में लेती है, किन चीज़ों को वो नेगलेक्ट करती है और किन चीज़ों को वो अपनाती है। तो ये चीज़ें एक फीमेल पार्टनर में ज़रूर देखने को मिलती है कि कई बार ऐसा सिचुएशनल आता है कि ये होता है कि आप चीज़ें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत है, नहीं तो एज़ कंपैरिजन कि नहीं ये गलत भी हैं तो इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। ठीक है, अगर वो आपको किसी भी चीज़ों के लिए अगर कह रही हैं, ठीक है, मेरे कहने का मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तब तक सारी ओके हैं, ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक फीमेल पर्सन को अगर उनके अकॉर्डिंग कोई चीज़ें नहीं चलती है तो वो कंपैरिजन करना चालू करती हैं। कंपैरिजन में वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सर्कल में कंपैरिजन करेंगे, वो कंपैरिजन करेंगे अपने फादर से, अपने एल्डर ब्रदर से, अपने यंगर सिस्टर यंगर ब्रदर से। वो कंपैरिजन में कभी आपके साथ बातों में ऐसा आया कि उन्होंने ये कहा कि मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल सकता था, या फिर आपने उनसे कहा मुझे तुमसे बेहतर लड़की मिल देखो, गया? अरेंज मैरिज में ये चीज़ें ज़्यादा तक जाहिर होती है कि मुझे बेहतर आपसे मिल सकता था, तो वो तो मैं अपने घर में पेरेंट्स के कारण मैं थोड़ा सा डाउन हो गई, या फिर मैंने अपने पेरेंट्स के कारण ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं अपने पेरेंट्स की
डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए ये चीज़ें नहीं। तो ये कहना कि मुझे आपसे बेहतर मिल सकता था, ये अरेंज मैरिज में ज़्यादा होती है। और अगर देखा जाए तो लव मैरिज की बातें होती हैं तो उन्होंने चॉइस तो पहले ही कर लिया था, फिर ये कहकर ये जताना कि मुझे आपसे बेहतर मिल सकता है, तो ये अपने आप को खंगालती हैं, अपने आप को तसल्ली देती हैं, अपने आप को वो रियलिस्टिक से वो कहते हैं ना, स्वप्न से बाहर निकाल के रियलिटी में लाने की कोशिश करती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक लड़के को एक लड़की में क्या देखना चाहिए? सपोज़ एक लड़का शादी करने जा रहा है और लड़की से पहली डेट करने जा रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या देखनी चाहिए? देखो, अगर शादी करने जा रहा है हम्म, और अगर डेट पे जा रहा है, हम्म। ये दोनों बहुत नहीं, इक्वल अलग चीज़ नहीं है, अलग मतलब अलग नहीं, चीज़ें अलग हैं। नहीं है, वो इक्वल है। वो डेट पे इसीलिए जा रहा है कि इससे मुझे शादी, मम्मी पापा ने लड़की देख ली, अब उन्होंने भेजा डेट पे, जाओ बेटा देख लो वो सही है या नहीं। तो एक लड़के को जब पहली डेट पे जा देखो, रहा है। डेट का मतलब आज की डेट में हम गलत लेते हैं। एक दूसरे को जानना ये कोई डेट के अकॉर्डिंग नहीं है। एक दूसरे को जानना है, आप घूम सकते हैं, बातें करने के लिए बहुत सारी जगह है, ठीक है। आप उसको डेट का नाम ले करके नहीं पर्टिकुलर नहीं, ये नहीं कर सकते। डेट का मतलब कुछ गलत नहीं होता। मतलब सिंपल, आप पहली डेट पे जा रहे हैं, आप पहले बार मिलने जा रहे हैं, उसको मीटअप कहिए या फिर डेट कहिए, बात एक ही है। तो क्या देखना चाहिए उसको? फर्स्ट डेट में आप उनकी इमोशनल इंटेंसिटी का देखो। कैसे पता चलेगा? बिल्कुल हाव भाव से पता चलेगा। आप उन चीज़ों को क्या प्रश्न स्टॉक पूछे, करें। क्या प्रश्न पूछे मिलते समय क्या? क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होती है सर। तो मतलब जनरली दोनों आप का। अगर डेट पे गए हैं तो आप ही डेट पे नहीं गए हैं, सामने वाला अगर एग्री करता है तभी वो उस डेट के लिए एग्री किया है। कि एक फैमिली ने, एक पेरेंट्स ने सामने वाले को कहा कि आप जाके मिल के देख लो, तो ये चीज़ें सामने तरफ से भी हुई होंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर नहीं भी हुई होगी, अगर दूसरी फैमिली किसी तरीके से नहीं भी हुई तो उनको ऑड लगाओ, फिर भी अगर सामने वाला कहता है कि हम बाहर चलते हैं, थोड़ी जान पहचान या फिर थोड़ी सी हम घुल मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे और थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड भी कर लेंगे, तो ये न्यू जनरेशन की थोड़ी सी थिंक अबाउट होती है कि रिश्ता ऐसा कहना चाहिए बड़े बुजुर्गों के अकॉर्डिंग खोजा गया है, तो उसमें एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो लोग डेट का नाम लेकर के थोड़ा सा अपना फ्रेंडली एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए वो बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होना ज़रूरी भी है और नहीं भी है। इसमें कोई रियलिस्टिक नहीं है कि आप डेट पे जा रहे हैं तो सही सही चीज़ें आपने बता दी कि मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसा खाना पसंद है, मुझे दूसरों को बुराई करना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छे कपड़े पहनने में पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा कैजुअल रहना पसंद है। तो ये चीज़ें पहली डेट पे आप इस डिसीजन पे नहीं पहुंच तो पाएंगे क्या कि किया आप आपने? अपने मैडम को कैसे इम्प्रेस किया? इम्प्रेस करने की बातें अलग है सर। देखिए, और किसी को इम्प्रेस करने के कैसे लिए प्रभावित हुई यही आप बताइए। ये किसी को प्रभावित करना पर्टिकुलर आप रिलेशनशिप में हैं तो ही ऐसा पॉसिबल, ये नहीं कह सकते। एक थिंक ये भी आती है कि आपको अगर प्रभावित ही करना है तो बहुत सारे तरीके भी होते हैं सर, ठीक है। क्या होता है, दो चार बताइए ताकि और लोगों को टिप्स पता चले। नहीं, प्रभावित करने के ऐसे बहुत से तरीके, ये तो मैं आज जाना हूँ। जब मैंने ऐसा सिचुएशनल कंडीशन चालू किया था उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो एक, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि लाइफ को अकॉर्डिंग टू द ऊपर वाले के जैसे ही छोड़ दो। आपको जिस वे पे लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनेगा, और जहाँ पे दो रास्ते आते हैं वहाँ पे फिर आप इंटरनली फीलिंग से आप वजह ढूंढो कि यहाँ पे दो रास्ते आ गए हैं, क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं। आप उन वजह को अगर ढूंढ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप सही जगह चले जाते हैं।
और कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर आप गलत रास्ते पे जा ही रहे हैं तो सेल्फ मेंटेनेंस इतना रहता है आज के टाइम पे कि आप अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको बैक करके आने में दिक्कत नहीं होती। लाइफ इतना बड़ा गेम चेंजेस भी नहीं है कि आपने गलत रास्ता चुन भी लिया है तो आप रिटर्न नहीं आ सकते। पेशेंस होना चाहिए आपको, रिटर्न आकर के फिर से वे कम्युनिकेट करके फिर से कंटिन्यू करनी चाहिए। एक डोमिनेसाइल बोलता हूँ, एक डाइवोर्स वुमेन आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ में अपने आप को लाइफ को स्ट्रगल करके आगे बढ़ती हुई दिखेगी एज़ कंपैरिजन एक मेल पर्सन के थ्रू। मेल पर्सन डाइवोर्स होगा तो फिर वो सीधा सीधा जितने हाईली जगह पे है वहाँ से टोटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ से फिर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्षमताओं का विकास नहीं रह जाएगा। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, वो जीरो हो जाता है वहाँ पे, फिर उसकी प्रवृत्तियाँ ही क्षीण हो जाती। वो आगे सोचेगा भी 4 दिन 5 दिन महीना साल भर हफ्ते दिन इतना सोचेगा भी, करने की कोशिश भी करेगा, फिर वही 4 दोस्तों से मिलेगा तो फिर वो डाउनलेस आ जाएगा। लेकिन उसी की जगह एक अगर एक डाइवोर्स फीमेल पर्सन को आप देखते हैं तो वो अपने आप में स्टेबिलिटी ला लेगी। देखिए, मैं अपने रिलेशनशिप को अपने माँ बाप से रिलेशनशिप या फिर अपने पार्टनर से रिलेशनशिप, अपने सिस्टर से रिलेशनशिप, कहा जाता है ना कि निकोला टेस्ला ने कहा था कि फ्यूचर जो मेडिसिन्स होगी वो फ्रीक्वेंसीज होगी। तो हीली डिवाइस, ये जर्मनी की एक डिवाइस है, जो डिवाइस जनरली क्या करती है कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे मन से रिलेटेड चाहे तन से रिलेटेड, वो उसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो देना स्टार्ट करती है, जिससे धीरे धीरे आपका शरीर हीलिंग मोड में आ जाता है। तो आप भी अपने लाइफ में अगर कोई भी परेशानी, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो कहा जाता है ना सोल से रिलेटेड हो, चाहे आत्मा से रिलेटेड हो, अगर आप इन सभी परेशानी को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहते हैं तो आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। आप चैनल पेज पे जाएंगे तो आपको हीली डिवाइस का एक लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से हमारा रेफरेंस नंबर जो देखे, दिस इज़ रेफरेंस नंबर, वो आपका दिया रहेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको डिवाइस पे 35% तक डिस्काउंट मिल सकता है, आप ले सकते हैं। और उसके जितने प्रोग्राम्स दिए हुए हैं सारे AI बेस्ड है, वो आपके बॉडी को खुद मॉनिटर करके आपके शरीर को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देके आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स दूर करने का काम करेगा। तो स्टे ट्यून टू मी, आगे भी हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे। अभिषेक जी, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। होपफुल कि हमारी ऑडियंस भी इससे कुछ अच्छा सीखी होगी। थैंक यू।